हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एआर एजुकेशन चैनल पे। बहुत दिन हो गए एक भी वीडियो नहीं आई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज इस पार्ट में पूरा चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी आज ख़त्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमने शुरू के 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है। जिस तरह मैं फिर से एक बार रिकैप कर दूं, सत्ता का अर्थ होता है किसी भी देश का जो शासन व्यवस्था जो चलाता है उसे सत्ता कहते हैं, शासन सत्ता कहलाता है। और साझेदारी की सभी को लेकर के साथ में चलना और देश चलाना वो साझेदारी का कहलाता है। तो ये अर्थ बेल्जियम क्या था। तो बेल्जियम एक यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश था जिसका क्या कहते हैं, आपको 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा जनसंख्या थी और वहाँ पे 3 प्रकार के भाषा बोली जाती थी, डच, फ्रेंच और जर्मन। तो वहाँ पे डच भाषा बोलने वाले लोग 59% और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग आपको 40% थे और जर्मन का 1%। तो यही सब बेल्जियम में हमने पढ़ा था। और श्रीलंका में ये थी कि श्रीलंका में भी 2 तरह के भाषा बोली जाती है, सिंगली भाषा और तमिल भाषा। तो तमिल भाषा श्रीलंका की नहीं, जबकि तमिलनाडु जो हमारे भारत देश के दक्षिणी तरफ है, उस तमिलनाडु शहर के कुछ लोग जाकर के श्रीलंका में बस गए और वहाँ पे तमिल भाषा का निर्माण हुआ। और सिंगली भाषा 74% और तमिल भाषा आपको 18% बोली जाती है। वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, जब 74% जो बोलती है सिंगली भाषा, उसी को सरकार लेकर के आगे बढ़ती थी, जिससे तमिल भाषा के लोग नाराज़ हो जाते थे, जिससे अंदर तनाव उत्पन्न हुआ दोनों समुदाय के बीच में और गृह युद्ध का प्रारंभ हुआ। यही सब हम पढ़े थे। और बेल्जियम की समझदारी, तो बेल्जियम की समझदारी में क्या थी, जब बेल्जियम में 59% लोग डच भाषा और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे, किंतु बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में उल्टा 80% लोग आपको फ्रेंच भाषा और 20% लोग आपको डच भाषा बोलते थे। तो इस पे ना क्या कहते हैं, मतभेद क्या कहते हैं, आपस में मनमुटाव शुरू हो गया था। और डच भाषा की तुलना में अगर देखी जाए तो आपको फ्रेंच भाषा के लोग ज़्यादा समृद्धशाली थे, जिससे तनाव उत्पन्न हो रही थी। तो उनकी सरकार ने समझदारी के दिखा करके नियम कानूनों का संशोधन करके सभी को साथ ले गए, जिससे बेल्जियम की समझदारी जिसे कहते हैं। तो ये 4 टॉपिक कवर हो चुके हैं, मैंने इसे रिकैप बस कर दिया है। आज हम ये 5 टॉपिक कवर करेंगे और छोटा टॉपिक है। अगर आप इतना देख लिए हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत ईजी होगा। चलिए शुरू करेंगे। आज के पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक ये है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है, आइए इस पर हम हर पॉइंट की ओर नज़र रखते हैं। पहला पॉइंट, समाज में सभी लोगों के बीच शांति और मित्रता बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगर सत्ता की साझेदारी होगी, सभी समूहों को, समुदायों को, सभी लोगों को, अनेक भाषा के लोगों को साथ में रखकर अगर चलेंगे, मित्रता बनाए रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे, तो इसके लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। दूसरा पॉइंट, सत्ता की साझेदारी होने से हमें सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलता है। अगर सत्ता की साझेदारी होती है तो तनाव, टकराव कम होती है कोई भी 2 समूहों के बीच या 2 समुदायों के बीच। तीसरा पॉइंट, सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले ले श्रीलंका का एक समुदाय जो सिंघली भाषा के लोग थे वो 74% थे और तमिल भाषा के लोग 18% थे, जिससे बहुसंख्यक समाज जो थी वो हावी थी तमिल भाषा लोगों पे। तो ये इस सब से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगला पॉइंट,
किसी भी देश को मुख्य रूप से आगे बढ़ाना है या समृद्धशाली बनाना है तो बेल्जियम द्वारा किए गए तरीके अपनाने होंगे। जिस तरीके से बेल्जियम की सरकारें ने सभी को साथ ले जाने के लिए नए कानून 4 संशोधन बनाए या 4 संशोधन बदले, जितने भी कानून बना वो सभी को साथ ले जाने के लिए बना। तो सबको साथ ले जाने का जो कार्य जो बेल्जियम किया वो सभी देशों को करना चाहिए अगर सत्ता की साझेदारी बनानी है तो। लोगों की आवाज़ ही लोकतांत्रिक समाज की नींव बनाती है। अगर लोगों की, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का तंत्र। जैसे अगर जिस देश में जनता केंद्र बिंदु होता है कोई शासन व्यवस्था का तो उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र में लोग ही नींव बनाती है। तो यही इस पॉइंट में कहा जा रहा है। इसीलिए यह कहा जाता है लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का आत्मा कहलाता है। इस पॉइंट में हमें यही देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, सत्ता की साझेदारी के 2 कारण होते हैं। सत्ता का जो साझेदारी है उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण समझदारी भरा कारण और दूसरा नैतिक कारण। समझदारी भरा कारण और नैतिक कारण। अब हम इसके आगे, तो आइए अब हम अगले पॉइंट की ओर नजर रखते हैं। अगला पॉइंट, सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है समाज में टकराव न हो, लोगों के बीच मनमुटाव न हो और बहुसंख्यक आतंक न हो। जो सत्ता का साझेदारी का जो पहला कारण है समझदारी भरा कारण, उसके अंतर्गत यही है कि मनमुटाव न हो, बहुसंख्यक आतंक न हो। यही सब सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है। दूसरा पॉइंट, सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है लोकतंत्र की आत्मा को मजबूत रखना। जो लोकतंत्र का जो आत्मा है उसको मजबूत आपको नैतिक कारण बनाती है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आज का है भारत में सत्ता की साझेदारी। इससे पहले मैं ये आप लोगों से पूछूंगा, भारत में क्या लोकतंत्र है? तो जी एकदम भारत में लोकतंत्र है। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। इसके अंदर सत्ता की साझेदारी देखने को मिलती है। तो जी बिल्कुल, जहाँ सत्ता की साझेदारी होगी वहाँ ही लोकतंत्र होगी। जहाँ सत्ता में साझेदारी हमें देखने को नहीं मिलेगी वो लोकतंत्र देश नहीं कहलाएगा। तो भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सत्ता की साझेदारी होती है। तो चलिए अब इस टॉपिक पे कुछ बिंदुओं की ओर नजर रखते हैं। चलिए, इसका पहला पॉइंट कहता है भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। दूसरा, यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यहाँ के जो नागरिक हैं वो क्या करते हैं, वो जब यहाँ के नागरिक 18 या उससे ऊपर के होते हैं वो मतदान दे करके एक प्रतिनिधि को चयन करते हैं और वो प्रतिनिधि नेता बनाती है, सरकार बनती है उनसे। ये एक प्रोसेस है। अगला पॉइंट, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, इस तरह से एक चुनी हुई सरकार रोज़मर्रा का शासन चलाती है और नए नियम बनाती है या पुराने नियम कानून को संशोधित करते हैं। जो सरकार जो बनती है उनका रोज़मर्रा शासन चलाती है, जैसे डेली का कार्य वो करती है। वो क्या करती है, या तो कानून बनाती है जनता के भले के लिए या पुराने कानून या नियम को संशोधन करती है। चलिए अगले पॉइंट की ओर नजर देते हैं। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। ये जो सत्ता की साझेदारी है ये लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसके बिना लोकतंत्र नामुमकिन है। तो आइए अब हम अगले पॉइंट की ओर नजर रखते हैं। तो अगला पॉइंट, भारत में सत्ता की साझेदारी किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। तो जो सत्ता की साझेदारी जो है वो प्रजा पर निर्भर करती है। सत्ता की साझेदारी अगर होगी तो प्रजा केंद्र बिंदु होगी शासन व्यवस्था की, लोकतंत्र बनी रहेगी। अगला पॉइंट, लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है और हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सरकार है, उसमें हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है और उसकी मतों को
पूर्णतः सम्मान दिया जाता है, उनकी आवाज़ों को सम्मान दिया जाता है। तो इस भारत में सत्ता की साझेदारी का यही एक मुख्य पॉइंट थी। अब अगले पॉइंट की ओर नजर रखेंगे। तो आइए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, सत्ता में साझेदारी के रूप। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। किसी भी देश को चलाने या उस पर शासन करने के लिए ऊर्ध्वाधर वितरण महत्वपूर्ण है अगर वो देश लोकतांत्रिक है। जो किसी भी देश को चलाने के लिए जो ऊर्ध्वाधर वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर वो देश लोकतांत्रिक है। तो ये ऊर्ध्वाधर वितरण होता क्या है? तो सरकार जो है वो कुछ भागों में सरकार बनाती है। जैसे कि ऊर्ध्वाधर वितरण का अगर हम देखें तो हमारे देश भारत देश में पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, और फिर स्थानीय सरकार। सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है। जैसे कि हमें पता है ये जो डिसीजन लेती है वो राज्य सरकार और स्थानीय सरकार सभी को माननी होती है। राज्य सरकार जो डिसीजन लेगी, जो कानून बनाएगी, जो नियम बनाएगी, वो उसी राज्य में सिर्फ लागू होंगे। स्थानीय सरकार जैसे ग्राम पंचायत हो गए, ब्लॉक हो गए, वो सब की जो कानून नियम बनाएंगे तो उसी ग्राम पंचायत में उसी गांव का कानून बनेगा। लेकिन और राज्य सरकार जो कानून बनाएगी वो उस राज्य के जितने भी गांव है, उस राज्य के अंदर जितने भी क्षेत्र आते हैं उनको माननी पड़ेगी। लेकिन जो केंद्र बनाएगी वो पूरे देश को माननी पड़ेगी। तो सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, और राज्य सरकार के नीचे स्थानीय सरकार होते हैं। तो यही है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण। अब दूसरा, सत्ता का क्षैतिज वितरण। शासन के विभिन्न अंगों का एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करना क्षैतिज वितरण कहलाता है। जैसे कि हमारे देश में क्षैतिज वितरण कुछ इस प्रकार से है। पहला, विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। ये तीन हमारे देश में क्षैतिज वितरण है। विधायिका जो संसद में बैठ के जो कानून बनाते हैं, और वो और कार्यपालिका उस कानून को देश में पारित करते हैं, लागू करते हैं, कानून लागू करते हैं। और न्यायपालिका का ये है कि जो कानून हमारे देश में बना उस कानून के खिलाफ कोई हो तो उसे दंड देना, या उस कानून का आपको सुविधा न मिल रहा हो तो उस अन्यायता को दूर करना, ये न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। दंड देना या अन्याय न होने देना। तो ये हमने देखा कि सत्ता में साझेदारी के रूप में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण में सबसे पहले केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय सरकार। सबसे ऊपर केंद्र सरकार,
उसके बाद राज्य सरकार और उसके बाद आपको स्थानीय सरकार। तो जो केंद्र सरकार है उसको वो सबसे ऊपर है। सत्ता का क्षैतिज वितरण में हमने देखा कि हमारे भारत देश जो है उसका क्षैतिज वितरण जो है कुछ इस प्रकार है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो संसद में कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, न्यायपालिका जो उसके खिलाफ हो या उस कानून को नहीं मान रहा हो तो उसे दंड वगैरह देना। तो ये तो अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। सामाजिक समूहों में किस प्रकार से सत्ता का बंटवारा किया जाता है ये हम देखेंगे। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अनेक सामाजिक, भाषाई एवं जातीय समूह है। तो हमारे भारत देश में आप जानते हैं कई तरह के भाषा, जैसे बंगाली, उर्दू, गुजराती, हिंदी आदि कई तरह की भाषाएं बोली जाती है। कई जाति समूह रहते हैं, जैसे अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है और अनेक जाति समूह भी होते हैं। इन विभिन्न समूहों के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाता है ताकि सरकार तंत्र में उनका सही प्रतिनिधित्व हो सके। जब देश की आज़ादी हुई तो जो पिछड़ा वर्ग जो था उसको समान मतलब जो हो गई थी, और जो पिछड़े वर्ग हो गए थे उनको समानता में लाने के लिए उसे सरकार आरक्षण दी। जैसे पिछड़े वर्ग में अगर देखी जाए तो आदिवासी को हम ले सकते हैं। अल्पसंख्यक समूह, अनुसूचित जाति, एवं अनुसूचित जनजाति। तो अल्पसंख्यक जो पिछड़े वर्ग थे उन्हें आरक्षण देकर के सरकार उनको सही प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार आरक्षण देती थी। जो पिछड़े वर्ग को क्या कहते हैं मौका मिले, सब सीट पे उनको रिजर्वेशन दे दिया जाता था कि वो अपने आप को पिछड़ा हुआ ना समझे। तो ये सामाजिक समूहों के बीच का बंटवारा था। न्याय ना हो, उनको सही क्या कहते हैं मौका मिले, सब सीट पे उनको रिजर्वेशन दे दिया जाता था कि वो अपने आप को पिछड़ा हुआ ना समझे। तो ये सामाजिक समूहों के बीच का बंटवारा था। तो अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। इसका पहला पॉइंट, सत्ता का बंटवारा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच होता है। जैसे कि हमारे भारत देश में अनेक तरह की कई सारी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी हो गई और क्या कहते हैं कई तरह की है। तो उनमें यही सब राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी या सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन को शासन करने का मौका मिलता है। जो पार्टी सबसे बड़ी होगी, जिसको पूर्ण बहुमत मिलेगी, उसका सरकार बनती है। तो जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बीजेपी की सरकार, तो उसकी राजनीतिक संगठन और राजनीतिक दल पार्टी सबसे बड़ी है। बची हुई पार्टियां विपक्ष का निर्माण करती है। जो पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो वो पार्टी विपक्ष का निर्माण करता है। जैसे कि अभी रिसेंटली में कांग्रेस वगैरह सब जो है वो सब विपक्ष का निर्माण करती है। उन लोगों का क्या काम है? तो ये दबाव समूह का अगर एक
आसान भाषा में समझे तो जो सरकार जब आदमियों को जो वादे करते हैं उस वादे पे अगर सरकार खड़े नहीं उतरे तो दबाव समूह विपक्ष की ओर से बनाया जाता है। दबाव विपक्ष की ओर से दिया जाता है कि क्यों नहीं लोगों की मांगे पूरी की जा रही है। दबाव समूह का एक और है कि लोग भी आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना में बैठते हैं, तो ये सब दबाव समूह के अंतर्गत आता है। तो ये दबाव समूह का एक छोटा सा बात था। बची हुई पार्टियां विपक्ष के नाम गठित हो गया। विपक्ष का काम होता है यह सुनिश्चित करना कि सत्तारूढ़ पार्टियां लोगों की इच्छा के अनुसार काम करे नहीं, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। जो विपक्ष का काम होता है कि लोगों के इच्छा के अनुसार काम करे, नहीं तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। ये विपक्ष का काम होता है। तो आइए अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राजनीतिक पार्टियों के अलावा देश में कई दबाव समूह होते हैं। जो राजनीतिक पार्टी है वो तो दबाव डालती ही है सरकार पे, वो दबाव समूह का कार्य करती ही है, लेकिन उसके अलावा भी कई तरह के दबाव समूह होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल छात्र का संगठन, मजदूर यूनियन, आदि। छात्र संगठन आप लोग सुनते होंगे ABVP का, ये सब एक छात्र संगठन है। ये सब भी सरकार के खिलाफ दबाव समूह का कार्य करती है। मजदूर यूनियन, अभी कुछ साल पहले ही किसान के लिए कानून बना था, जिससे किसान लोग नाराज थे तो वो यूनियन के साथ धरना में बैठे हुए थे कई दिनों तक। तो ये सब भी दबाव समूह पर प्रभाव डालती है। अगला पॉइंट, ऐसे संगठनों के प्रतिनिधि कई नीति निर्धारक अंगों के भाग बनते हैं। इस तरह से दबाव समूहों को भी सत्ता में साझेदारी मिलती है। दबाव समूह जो है वो सत्ता में साझेदारी के अंतर्गत ही आती है और दबाव समूह का सत्ता की साझेदारी में बहुत बड़ा रोल है। तो ये थी आज चैप्टर समाप्त, सत्ता की साझेदारी। अब अगले चैप्टर में हम आएंगे NCERT क्लास 10 चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी आज समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।